दोस्तों, हम बात करेंगे आज महमूद ऑफ गजनी की। महमूद ऑफ गजनी इस्लामिक इन्वेजन सीरीज है दोस्तों ये, जिसमें मैं पूरा मेडाइवल हिस्ट्री आपके सामने खोल के रख दूंगा, मजा आ जाएगी आपको। तो अभी हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जान लिया, पहला लेक्चर, और अब हम महमूद ऑफ गजनी के बारे में जानेंगे। डेली मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा। तो महमूद ऑफ गजनी जो है, हमने आपको बताया था कि जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था, तो उसके 150 साल तक कोई आक्रमण नहीं हुआ था। लेकिन अब बदलेगा। राजपूतों ने और बाकी जितने राजा थे उन सब ने मतलब समझिए घेराबंदी कर दी, और बाद में अब्बासिद कैलिफेट ने बोल दिया कि भाई छोड़ दो, इस रीजन को ही छोड़ दो, नहीं हो पाएगा हमसे, चले गए वो। इधर पाकिस्तान एरिया में हिंदू शाही डायनेस्टी जो है वो वापस आ गई। लेकिन उसी समय दोस्तों एक आदमी आता है जिसका नाम है महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, और इसने सब कुछ बदल दिया। क्या कहानी है चलिए देखते हैं। ये उस समय का भारत है, आप देख सकते हो। ये गजनी तो हालांकि 1030 में मर गया था, लेकिन लगभग उस समय का भारत। अच्छा, भारत की बात करते हो, ये था उस समय का भारत। भारत काफी बटा हुआ था, है ना। 150 साल हो गए थे। 712 के बाद भारत ने कोई भी अटैक देखा ही नहीं, काफी वक्त भी हो गया था। लेकिन सेंट्रल एशिया में सब सही नहीं चल रहा था, वहां पे स्ट्रगल थी, लोग लड़ रहे थे, डायनेस्टीज लड़ रही थी। अफगानिस्तान जो आज का एरिया है, उसमें एक जगह है गजनी, वहां के ये कमांडर सुबुतगीन का बेटा, छोटा बेटा था महमूद ऑफ गजनी। अब हुआ क्या, 2 नवंबर 971 में इसका जन्म हुआ, 971 में इसका जन्म हुआ, ठीक है। तो अब इसका जन्म होता है, पिताजी जो है वो बड़े बेटे को इस्माइल को राजा बनाते हैं, लेकिन 26 साल के महमूद ऑफ गजनी को ये एकदम बर्दाश्त नहीं होता है। पिताजी की मौत होती है, राजा इस्माइल, और वो विद्रोह कर देता है। महमूद ऑफ गजनी कहता है कि सत्ता तो हम ही लेंगे, और वो सत्ता लेता है, लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं। इस्माइल को थोड़ा कमजोर माना जाता है। तो महमूद ऑफ गजनी 998 आते आते गजनी का रूलर बन जाता है। लेकिन वो यही नहीं रुकता, वो जाता है, धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लेता है, और उसके बाद आगे बढ़ता है। कांधार को अटैक करता है, सफारिड डायनेस्टी को खत्म करता है, और धीमे धीमे अपने एरियाज को बढ़ाता है। पंजाब साइड आता है, एक अटैक होता है, उसमें वो सक्सेसफुल होता है। अब हुआ क्या कि जब वो पंजाब साइड आया 1000 के आसपास, तब उसको ये लगा कि देखो हमको पैसे चाहिए, और पैसे हमको हिंदुस्तान में ही मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि उस समय हिंदुस्तान काफी हद तक बटा हुआ था, आप देख ही सकते हो। पालास है, चालुक्यास है, चोल एकदम साउथ में है, इधर गुर्जर प्रतिहार है, यहाँ पे राजपूत है। तो यूनिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर कहीं ना कहीं हमारे राजा घमंड में भी थे। देखिए इतने समय तक इन्वेजन देखा नहीं, बहुत प्रॉपर आर्मी राजपूतों को छोड़ के किसी की बहुत प्रॉपर आर्मी नहीं बनाई किसी ने। उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स पे ज्यादा काम किया, जैसे चाइना ने किया था जब चंगेज खान ने अटैक किया, कि वो ज्यादा काम कर रहे थे किस पे, वो सॉफ्ट पावर बन रहे थे। भारत में भी यही काम चल रहा था। भारत में यूनिवर्सिटी बन रही थी, भारत में बहुत कुछ लिखा जा रहा था, भारत में बड़े बड़े मंदिर बन रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही प्रॉपर आर्मी जो है, और जैसा कि हमने बताया सेंट्रलाइज यूज नहीं था, वो नहीं बन पाई। अब महमूद ऑफ गजनी जो है वो लड़ ही रहा है, वो बचपन से लड़ रहा है, वो स्ट्रगल देख रहा है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में लगातार स्ट्रगल चल रही है। और उसके साथ जो सैनिक है वो भी प्रॉपरली ट्रेंड है, कोऑर्डिनेशन की कोई कमी है ही नहीं। ये हिसाब किताब था। तो यहां पे आज का जो पाकिस्तान है, वहां पे हिंदू शाही डायनेस्टी थी, ठीक है। हिंदू शाही डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही थी। जयपाल जो है वो रूलर थे यहां के। तो अब हुआ क्या कि पहले तो ये पंजाब गया, पंजाब में इसने हमला किया, और ये सफल हुआ। पाकिस्तान का जो पंजाब है, मतलब पाकिस्तान की दहलीज तक आए, सफल हुआ। उसके बाद अगले साल 1002 के आसपास ये हिंदू शाही डायनेस्टी पे इसने हमला बोल दिया, और बैटल ऑफ पेशावर लड़ी गई। अच्छा, यहां पे जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी, जयपाल बड़े ताकतवर रूलर थे, लेकिन एकदम से अटैक हुआ तो वो नहीं झेल पाए। अब ऐसा बोला जाता है कि जयपाल को बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया था। तो गिल्ट के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया था, ये चीज थी। तो अब उनके बेटे आनंदपाल आए। अब आनंदपाल ने क्या कांड किया मैं आपको बताऊंगा। 4 रीजन थे जो महमूद ऑफ गजनी भारत को इन्वेड करना चाहता था। सबसे पहले तो सुल्तान, भैया सुल्तान है, ईगो, कि हम अगर सुल्तान बने हैं तो हमको अपने लोगों का ख्याल रखना है,
एक्सपेंशन करना है। दूसरा, इस्लाम का प्रचार प्रसार। ये कट्टर मुस्लिम था और तगड़ा कि एक्सपैंड करो जितना हो सके, आइडल वर्शिप तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा, रिसोर्सेस चाहिए थे इसको रिसोर्सेस चाहिए थे। कहां से खर्चा पानी लाएंगे भैया, कहां से पैसा लाएंगे? तो हमको भाई मतलब चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, से लूट मार करो चाहे जो भी करो, लेकिन अल्टीमेटली हमको बहुत ज़रूरी है कि हम रिसोर्स जो है वो उसको इकट्ठा करें। और चौथा, एक्सपेंशन। अपने किंगडम का जितना ज़्यादा एक्सपेंशन हो सके करना है, अपने आप को जितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो कर लो। ये रीजंस थे। आया ये दन आते हुए, तो अब एक बार तो इसने हरा दिया पे हिंदू शाही डायनेस्टी को। दोबारा आया, ये हर साल आता था। जब भी पैसे की कमी, ऐसा लगता था भारत एक बैंक है, आता था लूट के चला जाता था, यहां रहता नहीं था। ठीक है, तो अभी दोबारा आया। अब 1008 के आसपास लाहौर में एक बैटल होती है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बात। आनंद पाल को ये पता चल गया था कि बहुत दिक्कत है, पिताजी की मौत का बदला तो लेना है। तो आनंद पाल ने सारे राजाओं के साथ मिलकर कॉन्फेडरेसी बनाई। ठीक है, सारे राजाओं को साथ में ले आया आनंद पाल और बोले कि हम मारेंगे इनको चाहे जो हो जाए, अब आगे दिखाओ। और यू वोंट बिलीव, आनंद पाल इसमें सफल हो गए थे। लाहौर में जो बैटल लड़ी गई है, लगभग महमूद ऑफ गजनी को हरा दिया था। महमूद ऑफ गजनी हमेशा से ही उसकी सेना का जो बल था या सेना की जो संख्या थी वो कम थी। अब हुआ क्या कि यहां पे भारतीयों के पास थे वॉर एलिफेंट्स ढेर सारे। लेकिन मैंने क्या बताया है हमेशा, जब भी मैंने वॉर्स के लेक्चर लिए एंशिएंट, वो भी मैंने उसमें यह बताया कि अगर वॉर एलिफेंट्स को आप काबू कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप काबू नहीं करें तो आपके ऊपर ही भारी पड़ जाएंगे। अभी जब हम अगली बार महमूद ऑफ घोरी को देखेंगे तब मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसे क्यों है ये हिसाब किताब। तो अब लाहौर में 1008 के आसपास बैटल लड़ी गई। महमूद ऑफ गजनी परेशान कि यार ये तो हमको हरा रहा है, और आनंद पाल ने दौड़ा के मारा सबको। लेकिन वही चीज है कि वॉर एलिफेंट्स महमूद ऑफ गजनी को दिखे हाथी, उन्होंने कहा हाथियों पर वार करो, वो हो गए बेकाबू। प्लस अगेन कॉन्फेडरेसी में एक प्रॉब्लम होती है कि कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। जैसे महमूद ऑफ गजनी की प्रॉपर फौज थी, यहां पे राजपूत अलग तरीके से लड़ेंगे, आनंद पाल की हिंदू शाही जो अलग तरीके से लड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं, ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर, जिसकी वजह से आनंद पाल को हार झेलनी पड़ी। और यहां पे हिंदू शाही डायनेस्टी अल्टीमेटली आ गई महमूद ऑफ गजनी के पास। लेकिन ये यहां पे कभी रुका नहीं, इसने जहां जहां पे भी हमले किए वो वापस हिंदुओं को लौटा दिया और ये वापस चला गया। ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद देखिए, इसका मेन रीजन तो यही था कि खूब पैसा ले जाओ। अब इसने थोड़ा बोला कि चलो हम इंडो गैंजेटिक प्लेन्स आगे की तरफ और चलते हैं। अभी तक तो हम पूरे पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं जो आज का पाकिस्तान है, लेकिन अब हम आगे की तरफ जाएंगे। मुल्तान को इसने इन्वेड किया, पेशावर तो इसके पास आ ही गया था, पैसा लेके वापस चला जाता। 1014 में थानेश्वर तक चला गया, नागरकोट, थानेश्वर, नागरकोट। और 1018 में जो मथुरा पे हमला था वो बहुत ही डिजास्टर्स था। 1015 में इसने कश्मीर पर हमला किया, राजा संग्राम थे उस समय कश्मीर के रूलर, तो वहां पे भी इसने जीत हासिल की। और लेकिन जो 1018 का मथुरा पे हमला था ना, वो बहुत ही ब्रूटल था। अल बरूनी, फिरदौसी इसी में तो थे, पोइट्स थे, तो सब लिखते हैं कि खत्म कर दिया। मतलब इतना समझ लीजिए कि मथुरा जो कि श्री कृष्ण की धरती थी, वहां पे ढेरों टेम्पल थे, खूब सारे मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़ा। ये मुस्लिम ऑथर्स ने बकायदा लिखा है। और बहुत सोना चांदी लूट के लेके गया और जला दिया। ऐसा बोला जाता है कि वो 20 दिन तक जलता रहा मंदिर, वो इतना भव्य मंदिर था मथुरा में। और मथुरा उस समय की रिचेस्ट सिटी थी। अब राजा भोज जो कि एक राजपूत राजा, मूड खराब, उन्होंने कहा ये तो नहीं चलेगा, वापस जा रहा था महमूद ऑफ गजनी। अब महमूद ऑफ गजनी को पता था कि ये मैंने बहुत पैसे, इसने मंदिर तोड़े थे, खूब पैसे लेके जाता था, लेकिन उसको पता था कि यहां पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो जब वो वापस जा रहा था ना, तो राजा भोज ने और राजपूतों के साथ मिलकर बोला कि इसको छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे इसको। इसने रूट चेंज कर दिया। ठीक है, ये राजस्थान की ओर से पूरा रेगिस्तान होते हुए सिंध गया। ये अब बहुत सारे लोग मर गए, इसके बहुत सारे सैनिक मर गए, क्योंकि पता था कि राजा भोज बहुत मारेंगे। ये चीज है। वापस पहुंचा मथुरा, और यहां पे जब मथुरा को इसने जीता, फिर ये अगली बार आया। और फिर लेकिन अब 1025 में सोमनाथ का एक्सपेडिशन बहुत ही खराब रहा।
भीम 2 छोड़ के भाग गए और सोमनाथ के मंदिर को लूटा। सोमनाथ का मंदिर हम सबको पता है कि सबसे ओल्डेस्ट टेंपल है सोमनाथ, और एकदम इसने लूट मार मचा दी। 17 बार इसने भारत को इन्वेड किया था, 17 बार। तो सोमनाथ मंदिर जब इसने लूटा तो शिवलिंग को भी ये लेके गया अफगानिस्तान। अब ये एक लेसन था कि देखो हमसे टकराना नहीं, ये चीज है। अब जब ये पता चला जाटों को, तो जाटों ने दौड़ा लिया इनको, बहुत मारा। जब ये वापस जा रहे थे तो जाटों ने बहुत मारा इनको, लेकिन ये किसी तरीके से पहुंचे अफगानिस्तान। अब जब 1027 में ये दोबारा आया यहां पे, तो इसने जाटों के साथ लड़ाई की और उनको भी पनिश किया। ये हिसाब किताब था पूरा का पूरा। तो इस्लामिक इन्वेजन महमूद ऑफ गजनी ने सक्सेसफुली किया। मोहम्मद कासिम आया, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन महमूद ऑफ गजनी यहां पे आया और जितनी बार आया वो अच्छा खासा खजाना लूट के गया। अगर उस समय भारत पूरा यूनाइट होता तो बहुत सही रहता, ये हिसाब किताब है। लेकिन आपको बता दूं कि हमले भी बहुत हुए। मतलब महमूद ऑफ गजनी कई बार जब जाट्स ने 1026 में हमला किया था, जब ये वापस जा रहा था, तो समझिए कि ये निपट ही गए थे महमूद ऑफ गजनी, किसी तरीके से बचे। 1030 में इसका खेल खत्म हो गया। 1030 आते आते खेल खत्म हो गया। अब उसके बाद इनके जो बोले कि चलो इस एक्सपेडिशन को कंटिन्यू रखते हैं, तो राजा सोहेलदेव आके खड़े हो गए। अब राजा सोहेलदेव ने ये बोला कि बस बहुत हो गया है, सबको यूनाइट करो। तो एक पूरी कॉन्फेडरेसी बनाई राजा सोहेलदेव ने। और जब गजनी के बाद लोग आए तो बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, समझिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगेन 150 सालों तक आक्रमण नहीं हुआ। अगेन यहां पे जो आक्रमणकारियों ने हथियार डाल दी कि भारत में आक्रमण करना ही नहीं है, यह हिसाब किताब। तो ऐसा नहीं है, देखिए आक्रमण होता है, लेकिन उसके बाद पलटवार भी होता है। तो यहां पे पलटवार भी बड़ा भयानक था। अब इसके बाद जो बहुत बड़ा आक्रमण था वो होगा 1191 में महमूद ऑफ घुरी का। पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी गलती कि महमूद ऑफ घुरी को जिंदा छोड़ दिया, पड़ा हुआ था वहीं, गला काटते खेल खत्म। लेकिन युद्ध के नीतियों के खिलाफ नहीं है ये, छोड़ दिया। अगली बार आया वो और उसने भयानक तरीके से धोखा दिया। तो महमूद ऑफ गजनी के बारे में ये बोला जाता है कि देखिए बहुत सारे इसमें कमजोरियां पता लगी। महमूद ऑफ गजनी का इंपैक्ट ये था कि एक तो बहुत पैसा मिला। जब मथुरा से ये सब लूट के गया था तो उसका बड़ा भव्य स्वागत हुआ, ठीक है। दूसरा इंपैक्ट ये रहा कि उस समय ये बोला जा रहा था कि राजपूतों को हराया नहीं जा सकता। तो इसने ये बताया कि नहीं, अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी से करो तो राजपूतों को हरा भी सकते हो आप, इधर से आ भी सकते हो आप, हमला भी हो सकता है। तीसरा क्या कहते हैं कि मतलब जो महमूद ऑफ गजनी था, ये जिस तरीके से आया था, ये तुरंत आया और तोड़ ताड़ के एकदम वापस चला गया। तो अब इससे ये हुआ कि जैसे मोहम्मद कासिम था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम 712 में, इसका रूल बहुत टाइम तक चल नहीं पाया, ठीक है। लेकिन महमूद ऑफ गजनी जो है उसने यहां के लोगों को लिया। ऐसा बोला जाता है कि ऐसा नहीं कि महमूद ऑफ गजनी बहुत ही खराब था, उसको जो करना था वो करना था, कि वो एक राजा है, वो सुल्तान है, और एक कमांडर के रूप में उसने जो किया वो किया। हिंदू के लिए अभिशाप, इंटॉलरेंट बहुत ज्यादा, जहां पे भी जाता था भयानक, कत्लेआम, लाशें बिछा देता था, गर्दनें कटवा देता था, यह हिसाब किताब। तो एक नेगेटिव इंपैक्ट भी क्रिएट हुआ कि जो भी इस्लामिक आक्रमणकारी आ रहा है बड़ा डेंजरस है। और उसी की वजह से यहां राजा सोहेलदेव ने फिर एक पूरी कॉन्फेडरेसी बनाई कि अब दोबारा इनको आने ही नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए, ये चीज है। बाकी यहां पे अपने लोगों को छोड़ गया था। अपने लोगों को क्या बोला कि जो हिंदू राजा है वही रूल करे। खैर वो तो खाली बस कहने की बात है। वो आया गया, उसको पता था बहुत समय तक यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, टिकना बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पे और मारेंगे हमको बहुत। तो इसलिए वो चला भी गया था, लूट के चला गया था। बट ये एक बहुत इम्पैक्टफुल, बहुत ज़्यादा एक ऐसी घटना रही जिसने भारत के इतिहास को बदला। लेकिन इसके 150 सालों तक कोई आक्रमण हुआ नहीं। आपको लगता है कि आक्रमण नहीं? आप खुद सोचिए कि जब महमूद ऑफ गजनी ने ये एक मिसाल कायम कर दी कि भारत में आके तुम आक्रमण कर सकते हो, तो कितने लोग आए होंगे आक्रमण करने के लिए, लेकिन कोई सक्सेसफुल ही नहीं हुए।
राजा सोहेल देव का खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि हालत खराब हो गई। और बाकी राजपूत रूलर्स भी जो थे, जो सेंट्रल एशिया में जो पालास थे, उन सब ने भी बोला कि अब कोई आ ही नहीं सकता, आके दिखाए बस। तो यहां पे बहुत ही ज्यादा बहादुरी से समझ ली कि मुकाबला हुआ, इसके बाद कोई अटैक नहीं होता 150 सालों तक। हथियार ही डाल दी कि छोड़ दो यार, रहने दो।